अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तिदा में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बरतानिया की, जहाँ आप जानते हैं महंगाई का तूफ़ान बरपा है। मुतनाज़ इक़्तिसादी प्रोग्राम्स पर आज हमने देखा कि लिज़ ट्रस, जो कि अभी चंद रोज़ पहले ही उन्होंने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला था, उन्हें इस ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा है। 6 हफ़्ते के बाद ही हम देख रहे हैं कि बरतानिया के अंदर ये सिचुएशन है। और नाज़रीन, ये बरतानवी सियासी तारीख़ की जब हम बात करते हैं तो बरतानवी सियासी तारीख़ में एक सबसे कम एक मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रहने वाली ख़ातून बन चुकी हैं। मुख्तसर तरीन अरसे के लिए वज़ीर आज़म रहने वाली ख़ातून बन चुकी हैं। बरतानिया की जब हम बात कर रहे हैं, बरतानिया में महंगाई की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि बरतानिया में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतें वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी की पहुँच से बहुत सारी अशिया जो हैं, अशिया ज़रूरिया जो हैं, वो भी उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। बिजली के बिल्स की आप बात कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पेट्रोल का क्राइसिस तो आप जानते हैं सब जगह पर है ही। पेट्रोल प्राइसेस को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो देखे जा रहे हैं बरतानिया के अंदर। घरों के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि लिज़ ट्रस जब उम्मीदवार थी वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उन्होंने अवाम से कुछ ऐसे वादे कर लिए थे जिनके बारे में जो उनके नाक़िदीन थे उनका ये कहना था कि वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे इक़्तिदार संभालने के बाद। और आज हमने यही देखा, वादे पूरे नहीं हुए तो ज़ाहिर है उनका इक़्तिदार भी नहीं रहा, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पर जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, कौन से मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में शामिल की हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। I am resigning as leader of the Conservative Party. बरतानिया की वजीर आज़म लिज़ ट्रस ने ओहदा संभालने के 2 माह के अंदर मुआशी पॉलिसियों में नाकामी तस्लीम कर ली। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही हैं, जिसका उनकी ज़ात पर इजहार उनके पार्टी लीडर के तौर पर इंतखाब के वक्त किया गया था। लिज़ ट्रस ने वज़ारत उज़्मा शदीद मुआशी और बैनुल-अक़वामी अदम इस्तेहकाम के दिनों में संभाली थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लिज़ ट्रस की मुश्किलात उस वक्त शुरू हो गई थी जब 23 सितंबर को उनके मुंतखब करदा पहले वज़ीर खजाना को उसकी क्वार्टिंग ने मिनी बजट पेश किया तो बरतानिया के बाजार हिस्सेस और मईशत में खुलबली मच गई। इसके बाद से कंजर्वेटिव पार्टी में बेचैनी बढ़ने लगी, जिसने जल्द ही पार्लिमानी पार्टी में गम गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ली और उनके जमात के लिए लिज़ ट्रस का दिफा मुश्किल तर होता गया। शदीद तनकीद के बाद बरतानिया की वजीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ को करार दिया। बरतानिया की वजीर आज़म लिज़ ट्रस के लिए वज़रा के इस्तीफों के बाद मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ा। I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. लेबर पार्टी के लीडर सर केयर स्टारमर ने लिज़ ट्रस के इस्तीफे के तनाजुर में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि कंजर्वेटिव पार्टी ने साबित किया है कि इसके पास हुकूमत करने का मैंडेट नहीं है। टोरी की नाकामी के 12 साल बाद बरतानवी अवाम अफरा तफरी के इस घूमते चक्कर से कहीं ज्यादा बेहतर के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मौजूदा बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछले चंद सालों में टोरीज ने रिकॉर्ड हद तक टैक्स लगा दिया है, हमारे इदारों को कचरे में डाल दिया है और जिंदगी गुजारने की लागत का बहरान पैदा किया है। अब उन्होंने मईशत को इस बुरी तरह से तबाह कर दिया है कि लोगों को अपने रहन पर माहाना 500 पाउंड इजाफे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जो नुकसान किया है उसे ठीक करने में बरसों लगेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया में महंगाई 41 साल की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। खाने पीने की अशिया की कीमतें 10% से भी तजावुज कर गई हैं। 1980 के बाद रवां साल सितंबर में रोजमर्रा अशिया की कीमतों में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक घरेलू रिहाइश के अलावा होटलों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। आम शहरी का तवानाई बहरान के बायस बिजली का 80 से 90 पाउंड तक आने वाला बिल 450 तक पहुंच चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी अगली मीटिंग में अपनी शरह सूद में 1 से 3.25% इजाफे का इम्कान जाहिर किया है ताकि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जा सके।
बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, इसी के लिए सारी एफर्ट्स करती हुई हमें दिखाई दी लिज ट्रस और उनकी टीम, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और बिल आखिर उन्हें अपनी वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा सिर्फ 6 हफ्तों के कलील मुद्दत के अंदर, यानी तकरीबन कहा जाए कि 45 डेज़ जो बनते हैं उनके अंदर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इसकी वजह क्या हुई और अब जब वो रिज़ाइन कर चुकी हैं तो बरतानिया में सियासी सूरत हाल क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अहमद राजा साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी वालेकुम सलाम आसमा। अच्छा साकिब, आज जब मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा ना कि हमें इस टॉपिक पर गेस्ट करने हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप कोशिश करें कि साकिब ही हमारे साथ हों, क्योंकि साकिब इतने दिलचस्प अंदाज में और इतनी सारी मालूमात इतने एक कहा जाए कि बिल्कुल लाइटर मोड में हम तक पहुंचा देते हैं सीरियस से सीरियस बात को। तो मैंने कहा कि साकिब का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने रिक्वेस्ट की आपसे भी और अपने प्रोड्यूसर से भी कि आप ही हों आज हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा साकिब, मुझे ये पहले तो बता दीजिएगा कि क्या हुआ, क्यों जाना पड़ा लिज ट्रस को? देखिए, लिज ट्रस एक ऐसे वक्त में उनको ये खुश नसीबी मिली जो उनके लिए बदकिस्मती साबित हुई कि जब मुल्क एक पूरी दुनिया ही, आप सिर्फ यूके को ना देखें, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, ख़ास तौर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है। और बरतानिया जो है वो रिसेंटली, हमने जब पिछली दफ़ा बात की थी आपके साथ तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि चूँकि एक तरफ इनको ब्रेक्जिट से निकलना पड़ा, वो उनके लिए प्रेशर था, लेकिन वो बहुत बड़ा इस वक्त इनके लिए चैलेंज नहीं था जब ये निकले थे। लेकिन कोविड ने आकर उसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट पिक्चर के तौर पर सामने कर दिया। और उसी दौरान जो है, अब आप इकोनॉमिकल ये जो सोवियत यूनियन की जो रशिया और यूक्रेन का मसला खड़ा हो गया, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल और एनर्जी क्राइसिस जो है उसने आकर जकड़ लिया। और इस मुल्क में जो है उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। बिल्स हो, एनर्जी बिल हो, गैस, बिजली, इसके अलावा पेट्रोल जो है वो बहुत हाई राइज हो गया। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, मैंने कल भी शायद या परसों आपसे जब बात हुई मैंने जिक्र किया था कि इन्फ्लेशन रेट जो है इतना बड़ा है कि पिछले 40 साल में इतना इन्फ्लेशन नहीं हुआ। सो एक ऐसे वक्त में इनको ये खुश नसीबी नसीब हुई जब बहुत से क्राइसिस जो है, खासकर महंगाई, जो कि एक आम आदमी के ऊपर प्रेशर डालती है। यानी अगर कोई और मसला होता, ब्रेक्जिट होता या किसी और कह लें इशू, जो इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज जो होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, अगर वो होते तो शायद ये इतनी जल्दी इनको ये सामना ना करना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती ये कि क्राइसिस पहले बहुत ज्यादा थे और अवाम जो है वो देख रही थी कि ये इनके आने से हमें कोई रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये तीसरी वजीर आजम है जिसकी वजह से इनकी जो पार्टी, जो इस वक्त यूके की आप पहली पार्टी, बड़ी पार्टी कह लें या दूसरी कह लें, चूंकि या ये हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, यहाँ पे तो है ही टू पार्टी सिस्टम है। सो इनकी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल था सर्वाइवल अगर गलत फैसले मजीद कुछ दिन और चल जाते। वरना आप देखें कि इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मौका दिया गया कि वो अपने आप को सुधार लें या अपनी गलती को सुधार लें। यू टर्न्स, बोरिस जॉनसन ने बहुत से यू टर्न्स लिए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है ऐलान करके उस पर यू टर्न इन्होंने लिया, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। और मौका क्यों ये मौका नहीं उनको दिया गया? उनकी पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि मुखालिफत उनकी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। अगर इतनी मुखालिफत थी तो पहले वो वज़ीर आज़म ही कैसे मुंतखब हो गई, क्यों हो गई? और चलिए अगर हो गई हैं तो अगर आप उनके मुखालिफ भी हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बना ली है, तो ठीक है, आप उनको उस पर यू टर्न लेने दें, कुछ और करने दें। इतना प्रेशर क्यों डाला गया कि इस्तीफा दें वो? देखें, महंगाई, जैसे मैंने पहले कहा कि महंगाई पर तो ये लोग बात ही नहीं, मतलब उस पर तो कोई चैलेंज। अच्छा, मजे की बात यह है, खूबसूरती यहाँ की जमहूरियत में ये है आसमा के, देखें अपोजिशन ने कुछ नहीं किया, ना अपोजिशन ने कोई शोर डाला, ना कोई एहतजाज किया, ना महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया, लेकिन खुद हुकूमती जमात अपने ही प्राइम मिनिस्टर को ले जाती है कि भाई ये महंगाई जो है हमसे नाकाबिले बर्दाश्त है, अवाम हमें हलकों में नहीं जाने देते, अवाम हमसे पूछते हैं। लेकिन इनके साथ वही आप वाली बात को मैं रिपीट करता हूं कि इतना बड़ा क्या फैसला कर दिया था जिससे वजारत उज़्मा से ही हटना पड़ा। अब मसला ये है कि इस महंगाई को काबू करना, ये जिन जो है ये काबू आ नहीं रहा, और इन्होंने आते ही दो फैसले ऐसे कर दिए
ایک تو یہ تھا کہ جو ٹیکس ہے اس میں انہوں نے کٹوتی کر دی, اور دوسرا جو انرجی بلز تھے اس کے انہوں نے اس کو فریز کر دیا. اب وہ دو فیصلے جو ہے نا جی, وہ ایک ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کے اوپر امپیکٹ ان کا پڑتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بلوں کا اور ٹیکس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی اکنامک سچویشن پہ پڑتا ہے. یعنی وہی آپ کا ریونیو ہے اور وہی آپ کا جنریٹر بھی ہے. سو اگر آپ کا مین جنریٹر جو ہے وہی ڈیمیج ہو گیا تو آپ کی اکانومی اگر پہلے انفلیشن میں ہے, اوپر سے آپ نے اپنی اس کو بھی ڈیمیج کر لیا, تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اور آگے اگر الیکشن آ گئے تو جو سیٹیں آپ لوگوں نے اس وقت حاصل کی ہوئی ہیں اس میں سے بھی اگر آدھی بھی چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک سپیس مل جائے گا دوسری پارٹی کو ان کی پارٹی کی جگہ لینے میں. سو ایسا تو اچھا, ایک آپ نے امپورٹنٹ بات کی تھی وہ میں بھول گیا بیچ میں, کہ پارٹی کے اندر بھی ان کی مخالفت جو ہے وہ شاید پہلے سے تھی, کیونکہ یہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ کسی ایک بندے کی مرضی سے یا کسی ایک پارٹی عہدیدار کی یا سربراہ کی حیثیت سے اگر کوئی کسی کو نامزد کر دے تو وہ پارٹی کا چیئرمین نہیں بن سکتا. یہ پورا ایک پورا پروسیس ہے, اس میں کم از کم 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے نئے پارٹی کے جو ہے سربراہ کو, کیونکہ جو پارٹی کا سربراہ بنے گا وہی جو ہے پرائم منسٹر کے طور پر نامزد ہوگا, اور وہی اگلے الیکشن میں کمانڈ بھی کرے گا. تو اس وقت معاملات کیسے چلیں گے ثاقب برطانیہ کے اندر؟ دیکھیں آج آسما میری آج بات ہوئی یہاں کے جو اپوزیشن جماعت کے رکن بھی ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں اور شیڈو منسٹر بھی تھے افضل خان, ان سے جب میری بات ہوئی, بلکہ انہوں نے میں نے انہیں ریکویسٹ کی, چونکہ آج بارش تھی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ بھائی میں تو آ نہیں سکوں گا آپ کے پاس, آپ جو ہے مجھے ایک ویڈیو کے طور پر بھجوا دیں تاکہ ہم بھی اپنے چینل پہ چلا سکیں. تو انہوں نے مجھے بھجوا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ چند دن ہی چل سکتا تھا, اس کی پہلے ہی ہمیں پتا تھا, اس لیے ہم نے نہ شور کیا نہ ہی ہم نے کوئی واویلا کیا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جن جو ہے مہنگائی کا یہ لے ڈوبے گا, اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس کا حل یہ بتایا کہ اب اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اچھا, اس سے پہلے جب میں انہیں کہتا تھا کہ اس مہنگائی کا اس جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں, اس کا کیا حل ہے, آپ لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, آپ اپوزیشن میں 12 سال سے آپ اپوزیشن میں ہیں, اس وقت جو لیبر پارٹی ہے وہ 12 سال سے اپوزیشن میں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک ہیں, ہم اپوزیشن میں فی الحال ٹھیک ہے. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب الیکشن ہی اس کا حل ہے اور اب ہمیں الیکشن میں جانا ہے. اور الٹیمیٹلی نظر بھی یہ بھی تو ہوگی کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کا تو یہ حال ہو رہا ہے حکومتی پارٹی کا, تو اب تو ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے, کیونکہ اب تو عوام کے اندر بھی یہ رائے جو ہے یہ موجودہ حکومتی پارٹی کے خلاف ہی پائی جا رہی ہے. تو یہ تو بڑا بہترین موقع ہے نا ظاہر ہے پھر اپوزیشن کا کہ سامنے آئے اور اس مہنگائی کے اوپر کھیلے, اس مہنگائی کے نام پر اپنے حق میں ووٹ لے عوام سے. تو تھوڑا سا عوام کی رائے کے حوالے سے بھی ثاقب بات کر لیتے ہیں. اب کیا وجہ ہے, خاص طور پر چونکہ آپ وہاں کافی طویل عرصے سے مقیم ہیں برطانیہ کے اندر, تو یہ جو سیاستدانوں کے بحران جو ہیں کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں سیاستدان دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اس پر رائے عامہ کیا ہے, وہاں کے عوام کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو تو ہے نا درمیانہ طبقہ اور نچلا طبقہ, وہ تو پسند کرتا ہے لیبر پارٹی جو اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے. جو ہے امیر طبقہ اور بزنس طبقہ وہ حکومتی جماعت کو پسند کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اب تک جتنے بھی سٹیپس لیے جاتے ہیں ترقی کے لیے, یا کہہ لیں کہ مطلب بزنس فرینڈلی جو ہے گورنمنٹ ہے, یہ جو اوپر والا طبقہ ہے اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فائدے زیادہ ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ میں. ہماری اگر آپ بات کریں ایشین کمیونٹی کی, تو ہماری ایشین کمیونٹی جو ہے وہ بھی لیبر پارٹی کو ہی پسند کرتی ہے, چونکہ جو امیگریشن کے جو رولز ہیں نا, ویزا کا, اسپاؤس ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا, یا یہاں پہ جو غیر قانونی طور پر خدا نخواستہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو جلدی ویزا جو ہے وہ سٹیزن شپ دینے کا جو جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ لیبر پارٹی کے ذمے میں آتا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس علاقے میں بھی ایشین زیادہ ہیں, ایشین کمیونٹی, وہاں پر لیبر کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں, لیکن جہاں پراپر جو انگلش کمیونٹی ہے وہاں پر ٹوری پارٹی جو ہے ان کے کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں. سو اس طرح ان کا پارٹی سسٹم ہے. اس لیے اچھا ایک چیز اس میں اور میں مینشن کر دوں کہ جو اپوزیشن جماعت ہے نا وہ بڑی کیلکولیشن کرتے ہیں یہ لوگ.
मतलब इलेक्शन में जाने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इन्हें कहा जाए कि आप इलेक्शन में जाएं अपोजिशन को, लेकिन उनको नजर आ रहा हो कि हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं है और इस वक्त अगर इलेक्शन में चले भी गए तो अगले 5 साल के लिए भी हम बैठ जाएंगे फिर, सो वो उसमें नहीं जाते। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इनको ये नजर आ रहा है कि अगर हम इलेक्शन में चले जाएं तो हम इस वक्त जीत सकते हैं। लेकिन एक चीज को ज़हन में रखना होगा कि जो क्राइसिस है इस वक्त वो है महंगाई। महंगाई ने ही जो लिज हैं उनको भी इस वक्त उनकी वजारत उज़्मा भी छीन ली और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल 44 डेज टोटल उनकी प्रीमियरशिप रही और उनको भी इस ओहदे पर फाइज रही है। लेकिन मुझे जरा ये बता दीजिएगा, लेबर पार्टी को ये लगता है कि अब अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो वोट उनको पड़ जाएगा, उनके जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हुक्मरान जमात जो है वो लेबर पार्टी का ये मुतालिबा तस्लीम करेगी या नहीं? आपको लगता है कि दोबारा से वजारत उज़्मा का ये जो अमल है इसको शुरू किया जाएगा? देखें, हुकूमती जमात जो है उसने किसी को सुनना नहीं है, यानी बाहर से किसी को नहीं सुनना कि अपोजिशन क्या चाहती है, या अपोजिशन प्रेशर नहीं डालेगी कि आप जिस तरह उन्होंने प्रेशर नहीं डाला कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करें या इंतखाबात करवाएं। ये खुद पार्टी के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है ना, अगर आप किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी को दोबारा से पार्टी हेड बना देते हैं पूरा एक प्रोसेस करके, वो उसी तरह एक महीना लगाकर, और वो भी अगर आकर कामयाब नहीं होता और उसको भी पार्टी के अंदर से मुखालफत का सामना करना पड़ता है, दैट मीन्स के पार्टी के अंदर इस वक्त जो है वो टूट फूट हो चुकी है। अब वो पार्टी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। उनको अब कुछ अरसा साइड पर होकर अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना होगा और उसके बाद वापस आना होगा। 12 साल तो उनको वैसे ही इस वक्त उनको हो चुके हैं। सो बार बार प्राइम मिनिस्टर का चेंज होना भी किसी पार्टी के हक में नहीं जाता। ये साबित करता है कि पार्टी इस वक्त अंदर से बौखलाहट का शिकार है या टूट फूट का शिकार है, और वो बार बार वो इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहेंगे। उससे बेहतर वो ये समझेंगे। अच्छा, ये इसकी एक और खूबसूरती भी है इस बात की कि जब ये समझते हैं कि अब इस वक्त हम अवाम की मकबूलियत खो चुके हैं, इससे पहले 2 दफा हो चुका है, ये 2 इलेक्शन इस तरह हो चुके हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, ब्रेक्जिट के मामले पर भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन में चले गए थे कि क्योंकि लोग कहते थे कि ये फैसला अवाम की सोच के मुखालिफ है, हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं निकलना चाहते, तो उन्होंने जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए कि अब हम ब्रेक्जिट से तब निकलेंगे जब हुकूमत हमें ये मैंडेट दे, नया मैंडेट दे कि अगर हम ठीक है निकलना चाहते हैं तो फिर हमें ही वापस हुकूमत में लाएं, अदरवाइज कोई और आ जाए जो इस ब्रेक्जिट से निकलने से इनकार कर दे। लेकिन गवर्नमेंट को वही गवर्नमेंट वापस आई, उनको वोट मिला और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से आके ब्रेक्जिट से निकलने का ऐलान किया, क्योंकि उनको पता था कि हम वोट लेके। सो ये भी मुमकिन है जब ये समझते हैं कि हमारी इस वक्त अवाम में मकबूलियत कम होगी तो उस वक्त ये जनरल इलेक्शन कॉल कर देते हैं, और उन्हें पता होता है कि इस दफा हम हुकूमत में नहीं आएंगे, कि कम सीटें लेंगे। लेकिन वो खुद से ये नहीं कहते कि नहीं हम बैठे हुए हैं, अब जब तक हमें कोई निकालेगा नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। इस तरह नहीं होता, ये खुद ब खुद ही अनाउंस कर देते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है जी, खुद ब खुद ही अनाउंस कर दिए जाते हैं। लेट्स सी, वेट हमें करना होगा कि सिचुएशन किस जानिब जाती है, सारी सूरत हाल क्या बनती है बरतानिया के अंदर इस सियासी कशमकश को लेकर। बहुत शुक्रिया साकिब अहमद राजा, सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। एक जानिब जी हमने देखा कि बरतानिया के अंदर जो बढ़ती महंगाई है वो बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए एक बड़ा चैलेंज रही, और यही वजह है कि उन्हें 44 रोज़ के बाद ही 45 रोज़ भी मुकम्मल नहीं हुए थे, अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी सतह पर एक के बाद एक बहरान को संभालना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बिल्कुल जी, वाशिंगटन की बात करेंगे। वाशिंगटन सऊदी अरब से तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर खासा नाराज दिखाई देता है। ओपेक प्लस तेल बरामद करने वाले 23 ममालिक का एक बहुत बड़ा ग्रुप है नाजरीन, और ये जो ग्रुप है ये मिलकर फैसला करता है कि तेल की कितनी पैदावार करनी है और आलमी मंडी में कितना तेल बेचना है। रूस भी इस ग्रुप का एक अहम रुकन है, और इस ग्रुप ने अक्टूबर में तेल की पैदावार में कटौती का फैसला किया था, और अब इस फैसले का जिम्मेदार जो है ये सऊदी अरब को ठहराया जा रहा है। ओपेक प्लस तंजीम के फैसले के बाद सदर जो बाइडन ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 1 करोड़ 50 लाख बैरल तेल जो है वो मार्केट में रिलीज करने का फैसला किया है। जो बाइडन तेल की कीमतों में करीब तरीन इजाफे को रोकने के लिए काफ़ी सप्लाई शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन से कबल तेल की कीमतों का तनाज़ा सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी का बायस बन रहा है, और हालिया सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि 60% अमरीकी सदर की पॉलिसियों से नाखुश हैं।
ان انتخابات को मौजूदा सूरत-ए-हाल 2020 के सदारती इंतखाबात से भी ज़्यादा पेचीदा बना रही है। अमेरिका के जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रंप का दौर था उसमें सऊदी अरब से ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खुशगवार थे, लेकिन अब इसमें हम देख रहे हैं कि सरदमहरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों वाशिंगटन तेल की पैदावार में कटौती के फैसले को रुकवाने में कामयाब नहीं हो पाया? सऊदीया ने ऐसा क्यों किया है? क्या वाकईतन सऊदीया ये फैसला सिर्फ इसलिए कर रहा है कि रशिया को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, या इसके पीछे सऊदीया के वही मकासद है जिन पर वो अभी भी बज़िद है कि जी उन्होंने ये ख़ास अपने मफादात को देखते हुए किया है, जिसको वाशिंगटन मानने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, आपको दिखा रहा है। तेल की पैदावार पर बढ़ता तनाव। ओपेक प्लस तंजीम की जानिब से 20 लाख बैरल योमिया कमी के फैसले ने वाशिंगटन और सऊदी अरब के दरमियान दूरियां बढ़ा दी हैं। अमरीका ओपेक मुमालिक के तेल की पैदावार में कमी के फैसले का ताल्लुक रूस से जोड़ता है। सऊदी अरब इसकी वजाहत भी कर चुका है कि ओपेक प्लस का फैसला खालिस्तन इक्तिसादी है, जिसे रुकन मुमालिक ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने तेल की पैदावार में कमी न करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब समेत ओपेक प्लस मुमालिक ने अमरीका की मंशा के खिलाफ फैसला किया। इस सिलसिले में अमरीकी सदर ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा भी किया था, जिससे दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ा दिया है। अब सदर जो बाइडन ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से इजाफी 15 मिलियन बैरल तेल निकालने का ऐलान किया है। इस तेल को अमरीकी मार्केट में पंप किया जाएगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सदर बाइडन ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक जखीरे से इजाफी रिलीज के लिए तैयार हैं। ये भी बता दिया कि मुल्क में रोजाना 12 मिलियन बैरल तेल पैदा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये फैसले निशानदेही कर रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन के बहरान और अफरात ज़र ने एक ऐसे सदर की पॉलिसियों को तब्दील कर दिया है जो फॉसिल फ्यूल की सनत पर अमरीकी इन्हिसार को कम करने का अहद करते हुए इक़्तिदार में आए थे। सदर जो बाइडन को अपने जखीरे से तेल निकलने के फैसले पर न सिर्फ शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर रहा है। 60% अमरीकी शहरी सदर जो बाइडन की पॉलिसियों से नाखुश हैं। बढ़ती महंगाई, मईशत और सरहदी मामलात और तनाज़ात को उनकी नाक़िस पॉलिसियों का नतीजा करार देते हैं। अमरीका में 8 नवंबर को वस्त मुद्दती इलेक्शन होंगे, जिसमें 35 सेनेटर्स समेत अरकान कांग्रेस का इंतखाब किया जाएगा। व्हाइट हाउस सऊदी अरब से तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर नाराज होकर ताल्लुकात पर नजरसानी का इंदिया दे चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और रियाद के दरमियान ताल्लुकात जो बाइडन इंतजामिया के दौर में सरदमहरी का शिकार रहे हैं। बाइडन ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान इस अज़्म का इजहार किया था कि वो सऊदी अरब को अलग थलग कर देंगे, लेकिन दौरे सऊदी अरब के बाद इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी। अब दोनों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। माहिरीन के नजदीक अमरीका और खास तौर पर बाइडन इंतजामिया का सारा गुस्सा 8 नवंबर को होने वाले इलेक्शन की वजह से है। अगर नवंबर के पहले हफ्ते में तेल समेत हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतखाबी नताइज बुरी तरह मुतासिर होंगे। अगर सदर बाइडन की पार्टी ऐवान में अपनी अक्सरियत खो देती है तो 2024 का सदारती इंतखाब डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप मजबूत दावेदार के तौर पर इलेक्शन में सामने आ सकते हैं। उवैस सलीम साहब मौजूद हैं जी, सीनियर सहाफ़ी टेक्सास से, उनसे बात करते हैं सारे मामले पर। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया सर, आप रिक्वेस्ट पर वक्त निकाल रहे हैं। उवैस साहब ज़रा फरमाइएगा कि तेल की पैदावार पर ये जो सऊदी अरब और अमेरिका में तनाव बढ़ता चला जा रहा है, इसकी असल में वजह क्या है? तेल की पैदावार में अगर कटौती की बात है तो ये फैसला तो ओपेक प्लस तंजीम में मिलकर किया है, फिर सिर्फ सऊदी अरब पर तनकीद क्यों की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और क्या वजह है कि इस फैसले पर नाराज़गी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अमेरिका की जानिब से? देखिए, इसको 2-3 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो जाहिर है जब सऊदी अरब की बात होती है तो सऊदी अरब जो ओपेक कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो सऊदी अरब है और उसका इन्फ्लुएंस भी ओपेक पर सबसे ज़्यादा है। इसलिए जाहिर है कि जब भी इस हवाले से पॉलिसी साजी की बात आती है तो ऐलानात भी सऊदी अरब से आते हैं और दूसरे ममालिक भी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं कि वो अपने फैसलों से जो बाकी ममालिक हैं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने वजूहात की बात की तो इसकी वजूहात जाहिर है कि मुआशी भी हैं और सियासी भी हैं।
क्योंकि इस वक्त जो बज़ाहिर बयान दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से और ओपेक ममालिक की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ये मेंबर ममालिक जो कटौती है, जो इस वक्त उनकी इस्तेदाद है ऑयल प्रोड्यूस करने की और उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको पूरा करने में कामयाब नहीं हो रहे, डिमांड मीट करने में कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए ये कटौती की जा रही है। अगरचे ऐलान 2 मिलियन बैरल का किया गया है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये वजाहत सामने आई है कि एक्चुअल जो कटौती है वो शायद 1 मिलियन बैरल यौमिया की होगी, क्योंकि अभी तक भी वो जो डिमांड है पहले से ही वो कम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल। दूसरी तरफ उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो अमेरिका की इकोनॉमी पर आ रहा है। यहाँ पर जब जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती हैं तो जाहिर है कि फिर जो डेली के ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं तवानाई से जिनका ताल्लुक है, तमाम पर उसका असर आता है, जो कि एक आम अमरीकी शहरी जो है वो अब उसका असर महसूस कर रहा है। और जो इसका सियासी पहलू है वो यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का ये ख्याल है, बल्कि ये खुलकर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये जो फैसला किया गया है इसका ताल्लुक रूस को फ़ायदा पहुंचाना है यूक्रेन के ख़िलाफ़ उस जंग में, ताकि जो प्राइस कैप G7 कंट्रीज़ ने इस जंग के हवाले से जंग के शुरू होते ही तय किया था, उसको किसी हद तक सॉफन किया जा सके, और जो रेवेन्यू बना रहा है तेल से रूस, वो रेवेन्यू जो है वो कम ना हो किसी तरह से, जिसको कम करना चाहते हैं ये मगरबी ममालिक। सो इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं इस मामले की, और उन तमाम का नतीजा आप ये इस नाराज़गी की सूरत में देख रहे हैं। अच्छा वैसे सब एक रिक्वेस्ट की गई थी जब विज़िट किया गया था बाइडन की जानिब से सऊदीया का, कि अगर हो सके तो अगर कोई इस तरह का फैसला आने वाला है ओपेक प्लस के इजलास में, तो उस फैसले को थोड़ा डिले कर दिया जाए, मिड टर्म इलेक्शन के बाद कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जाए ताकि उसमें बाइडन को कोई नुकसान ना हो इस तरह के फैसले से। सारे महंगाई फिर बढ़ रही है, जिस तरह से आपने कहा कि सारी चीज़ों पर असर आता है, ये चीज़ भी तस्लीम नहीं की गई। क्या वजह है कि इस तरह की सर्द मरी जो है उसका मुजाहरा किया जा रहा है सऊदीया की जानिब से भी बाइडन को लेकर? देखिए, ये जो डिमांड अमेरिका से की गई थी उसकी भी वजह जाहिर है कि सियासी थी, वो उसका सियासी नुकसान देख रहे हैं। अगर इलेक्शन से पहले इस तरह कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो जाहिर है लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे इलेक्शन में जाकर। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ये क्यों नहीं माना या ओपेक ममालिक पर अपने इन्फ्लुएंस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, उसके लिए आपको इन दोनों ममालिक के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। आपको अगर याद हो कि अदनान खशोगी के मामले में जब सदर बाइडन अपनी कैंपेन ट्रेल पर थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात दिए थे सऊदी अरब में जो ह्यूमन राइट्स की अमेरिका के ख्याल में वायलेशंस होती हैं, वो एक कैंपेन इशू रहा था बाइडन और उनकी टीम के लिए। उस हवाले से उन्होंने काफ़ी जारहाना बयानबाजी की थी और ये कहा था कि हम इक़्तिदार में आकर अकाउंटेबल करेंगे सऊदी अरब को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक नौजवान हुक्मरान हैं सऊदी अरब के, वो एक ख़ास मिजाज रखते हैं, वो ओपन अप कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, दुनिया में नए अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इस तरह के बयानात को कोई इतनी पसंदीदगी से नहीं देखा गया था। उसके बावजूद जब ये ऑयल क्राइसिस आया तो जो बाइडन ने कोशिश की वहाँ जाकर ताल्लुकात को रिपेयर करने की, उनका इस्तकबाल उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का किया गया था। और अब ये फैसला भी जो है मुझे लगता है इसी बात का एक मज़हर है कि दौरे के बावजूद ताल्लुकात में उतनी गर्मजोशी नहीं आ सकी जितना जो बाइडन का ख्याल था। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो डिस्कस किए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम ऑयल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और ये सारा मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है पाकिस्तान का बयान, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना का बयान जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिन शराइत पर भारत रशिया से ऑयल ले रहा है तो हम भी उन्हीं शराइत पर अगर हमें ऑयल मिल सकता है तो हम बिल्कुल लेंगे। और ये बात उन्होंने अमेरिका में कही भी है और इस पर कोई रिएक्शन जो है वो मनफी नहीं आया है अमेरिका की जानिब से। तो इस सारी चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये बयान बड़ा मस्बत है और पाकिस्तान को पूरा हक है कि किसी भी और मुल्क की तरह वो अपने फ़ायदे को देखे, और अगर उन्हें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो इसमें कोई हरज नहीं है तेल लेने में। आपको याद होगा कि इस हवाले से रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो कानून साजी करने की कोशिश की गई थी, जो करारदाद लाई गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें भी पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था और किसी एक मुल्क की के साथ वाज़ेह पोजीशन लेने से एतराज़ किया था। तो पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन में है, मेरा ख्याल है कि दे आर वेल विद इन देयर राइट कि वो फैसला करें जिसका उनको माली फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि वो अमेरिका को या किसी और मुल्क को खुश करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, और ये जो वाशिंगटन ने भी फैसला किया है ऑयल मार्केट में रिलीज़ करने का, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि वाशिंगटन के पास और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस सारे मामले को लेकर? और फिर सऊदीया से जो बिगड़ते हुए सिफारती ताल्लुकात हैं, इनको आपको लगता है कि बेहतर करने की कोशिश की जाएगी सऊदीया की जानिब से, ओपेक प्लस की जानिब से इस फैसले के बाद? या आपको लगता है कि अब अमेरिका भी कहेगा कि इनफ इज़ इनफ, आपने जो करना था कर लिया, अब हम भी कुछ ज़्यादा कदम आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं? देखिए, अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसमें डिसएंगेजमेंट जो है उसका ऑप्शन कभी भी मौजूद नहीं होता। ये बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि उन ममालिक के साथ, इवन चाइना के साथ, जहाँ बज़ाहिर इनके ताल्लुकात बड़े कशीदा रहते हैं लेकिन बैक चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं और कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है, तो ये तो मुमकिन है कि ये एब एंड फ्लो करते रहें ताल्लुकात। फौरी तौर पर आपको ये नज़र आए कि ताल्लुकात में सऊदी अरब के साथ एक सर्द मोहरी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, टोटल डिसएंगेजमेंट नहीं होगी। ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तरजीहात जो हैं फौरी तौर पर शायद जो अमेरिका के अंदर की सूरत हाल है उस पर मरकूज हों, और ये ताल्लुकात या उनको किस तरह से बहाल करना है वो थोड़ा सा पस मंज़र में चली जाएं। अब ये जो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल को रिलीज करने का फैसला किया है जो बाइडन ने, ये कोई नया फैसला नहीं है। इससे पहले मार्च में वो ये फैसला कर चुके थे, जब से ये सिलसिला जंग का शुरू हुआ है, कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उससे तेल रिलीज किया जाए, और तकरीबन 180 मिलियन बैरल तेल जो है वो अब तक रिलीज किया जा चुका है मार्च से अब तक। और अब ये जो 15 मिलियन बैरल मजीद रिलीज करने का फैसला हुआ है, ये भी दिसंबर में किसी वक्त जाके होगा, यानी अब से तकरीबन 1.5 महीने के बाद। तो यानी अमेरिका को ये उम्मीद है कि अभी तक उनके पास रिजर्व्स ऐसे हैं और दिसंबर तक शायद सूरत हाल ऐसी हो जाए कि वो सूरत हाल को कंटेन कर सकें। इसके अलावा $2.8 बिलियन जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए, सब्सिडाइज करने के लिए प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर। अगरचे जो इस मामले से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो अमेरिका के अंदर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मामले को देखती हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद अफजा सूरत हाल नहीं बता रही हैं कि इस सब के बावजूद कोई ज़्यादा फ़ायदा जो बाइडन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी को इंतखाबात के अंदर फौरी तौर पर हो सकेगा, क्योंकि जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है पिछले कई महीनों से, बाइडन इंतजामिया अपनी सी एफर्ट्स जो है वो बाइडन इंतजामिया ज़रूर जारी रखे हुए है, और हमें देखना होगा कि इन एफर्ट्स का कितना फ़ायदा वो इन आने वाले इंतखाबात में, मिड टर्म इंतखाबात के अंदर उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो बहुत सारी और स्टोरीज़ हैं जो हमें आपसे शेयर करनी हैं, बहुत सारे और मामलात हैं जो इस शो में डिस्कस हो रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं।
हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साल वेलकम बैक जी। कुछ बात करेंगे FATF की। आपको बताएं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो 2 रोज़ा इजलास है वो पेरिस में हो रहा है और उसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जा रहा है। तवक्को नाज़रीन ये की जा रही है कि पाकिस्तानियों को कल इस ज़म्न में खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन भारत की यहाँ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को हर हाल में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी इदारों ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि भारत ने FATF इजलास से मुतालिक प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है, जिसको पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के सिलसिले में कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया का बुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कोई नई बात नहीं है। FATF और आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान की काविशों को बारहा सराहा गया है। बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने देखा कि जून 2022 में FATF ने पाकिस्तानी काविशों को तस्लीम किया और FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 2018 और 2021 के एक्शन प्लान की तकमील की है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस बारे में ये भी कहा कि FATF के हवाले से मौक़िफ़ में नाकामी के बाइस भारत मुस्तरब है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बेबुनियाद और गुमराह कुन मुहिम जारी रखे हुए है। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत की मनफी कोशिशों को FATF के नोटिस में ला रहा है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है और अब की बार भी किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय मीडिया और रियासती इदारों की कोई साख नहीं है, पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया है। और भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो यकसर बेबुनियाद है, ये चीज़ वाज़ेह की गई है। और ये जो है अब FATF का इजलास, इसकी फ़ैसला जो है कल मुतवक्की है पाकिस्तान के हवाले से। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है बहुत अरसा, उस लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। हालांकि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क हमेशा की तरह ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से न निकले बल्कि ब्लैक लिस्ट हो जाए। ये उसके जानिब से एफर्ट्स की जाती रही हैं, लेकिन अब उन एफर्ट्स का, उन कोशिशों का, उन मज़मूम कोशिशों का जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, जहाँ पाकिस्तान को लेकर ये मज़मूम कोशिशें जारी हैं, वहाँ मज़मूम कार्रवाइयाँ जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जारी हैं। और जब ये मज़मूम कार्रवाइयाँ दुनिया के सामने रखने की कोई कोशिश करता है तो उसको रोकने की भारत की जानिब से भरपूर कोशिश की जाती है। ऐसी कोशिश की गई जी मकबूजा कश्मीर की पित्ज़र इनाम याफ्ता 27 साला फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद के हवाले से, जिनको भारत की जानिब से अमेरिका के सफ़र से रोकने पर हमने देखा कि आलमी रहनुमाओं की जानिब से अब शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा हैं वेदांत पाटिल, उन्होंने कहा कि भारत आज़ादी सहाफ़त का एहतराम करे। जमहूरी अक़दार और आज़ादी सहाफ़त अमेरिका भारत ताल्लुकात की बुनियाद हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने भी मोदी सरकार पर यह जोर दिया कि भारत सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक़ के कारकुनों, तलबा और दानिश्वरों के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम लाज़िमन करे। इंडियन हुकाम ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान कई कश्मीरी सहाफ़ियों को मुल्क से बाहर जाने से रोका है। बहुत बार ऐसे वाक़यात हमने भी आपके सामने रखे हैं। भारत की बात हो रही है तो उसने अगस्त 2019 से अब तक कौन से कश्मीरी रहनुमाओं को ख़ास तौर पर दूसरे मुल्क सफ़र करने से रोका है, किस तरह से मज़ालिम का शिकार उनको बनाया गया है, और अब ये जो नया मामला है ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक पैकेज में आपको दिखा रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर की पुलिट्जर इनाम याफ्ता 27 साला फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद की ख्वाब मोदी सरकार ने चकनाचूर कर दिए। अपने कैमरे की आंख से मकबूजा कश्मीर की तस्वीर दिखाने वाली सना इरशाद के अमरीकी सफर का ख्वाब दिल्ली सरकार की हठधर्मी की भीड़ चढ़ गया, लेकिन बहादुर खातून ने नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब जरूर कर दिया। अमरीकी वीजा, टिकट, पासपोर्ट होने के बावजूद सफर की इजाजत न देने पर वाशिंगटन, अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। Aware of the reports of Ms. Matu being prevented from traveling to the U.S. and are tracking these developments closely. We are committed to supporting press freedom, and as the Secretary has noted, a shared commitment to democratic values, including the respect for the independence of press, is a bedrock of the U.S.-India relationship. But I don't have any other specifics to offer, but we are tracking this closely. भारत में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने भी इंतहा पसंद सरकार को सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक के कारकुनों, तलबा और दानिश्वरों की हुकूक और आज़ादियों का एहतराम करने का मशवरा दिया। India's voice on the global stage can only gain in authority and credibility from a strong commitment to inclusive and respect from human rights also at home. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय इक़दाम की मज़म्मत करते हुए बयान जारी किया कि मुल्क में आज़ाद और तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने के लिए मनमानी सफरी पाबंदियां हिंदुस्तानी हुकाम का बुनियादी हरबा है। भारतीय हुकाम ने पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर के इलाके से सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ सफरी पाबंदियों के इस्तेमाल में इजाफा किया और मुसलसल बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सफर और दीगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा किया है। सना इरशाद को कोरोना वायरस के दिनों की बेहतरीन कवरेज करने पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पुलिट्जर अवार्ड के लिए मुंतखब किया था और यही अवार्ड लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रही थी। भारतीय इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें वजह बताए बगैर इस सफर से रोक दिया था। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी को जेल में तब्दील करने के बाद 450 से ज्यादा सहाफी, वकाला, सियासतदानों और ताजरों को गैर कानूनी नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है। इंडियन हुकाम ने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान कई कश्मीरी सहाफियों को मुल्क से बाहर जाने से रोक चुके हैं। जुलाई में बरतानवी अखबार के लिए लिखने वाले सहाफी आकाश हसन को भी नई दिल्ली से कोलंबो जाने वाली परवाज में सवार होने से रोक दिया गया था। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।